नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम आ चुके हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों के लिए क्लासें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी और हम लोग जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेहतर से बेहतर कंटेंट हमारी तरफ से हो सकता है और भी अगर अच्छा हमसे हो सकता है वो हम और अच्छा करने का आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को साथियों पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो। यदि आप अधूरी क्लास देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। यदि आप तैयारी सच में कर रहे हैं तो साथियों सच में करिए, अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चे का क्या करते हैं, वो कमरे में बंद हो जाते हैं और बस रात भर मोबाइल चलाते हैं, रील चलाते हैं। तो उन्होंने अपने माँ बाप का जो नाम है वो रोशन करने की बजाय और ज़्यादा दिक्कत में डाल रहे हैं वो लोग। हमारे जो तुम्हारे माता पिता हैं वो कमरे से बाहर सोच रहे हैं कि हमारा बेटा तैयारी कर रहा है और इस वर्ष उसकी जो है नौकरी पक्की है, इस वर्ष उसका वो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन ले जाएगा, है ना। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम भाई साहब स्क्रॉल कर रहे हो नीचे से लेकर ऊपर तक, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो हमें ये नहीं करना है। हमें साथियों माता पिता को धोखा नहीं देना है। तैयारी कीजिए, तैयारी ढंग से कीजिए। जिस प्रकार से आप लोगों के लिए पढ़ाने में मेहनत की जा रही है, आप भी उसी तरीक़ा से पढ़ने में भी मेहनत कीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग क्या करें, नोट्स जरूर बनाएं। क्योंकि जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम फिल्म जैसे देखते हुए जा रहे हैं देखते हुए। ये केवल जो फिल्म जैसी बात है ना, 2 4 10 मिनट सही रहती है दिमाग में, फिर उसके बाद सब आउट हो जाती है। क्योंकि हमें दिमाग में अगर चीज़ें रखनी है तो हमें प्रॉपर तरीक़ा से नोट्स बने होने चाहिए प्रत्येक टॉपिक के हमारे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इसलिए थोड़ा सा कहा आपसे क्योंकि मैं ऐसे उदाहरण देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ साथियों। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो भी कोई हमारे चैनल से जुड़ा यदि कोई अभ्यर्थी है तो वो ऐसे यदि काम कर रहा है तो मेरे साथी आज ही छोड़ दीजिए आप। क्योंकि हमें धोखा नहीं देना है, हमें धोखा नहीं देना है। जो आज आप लोग धोखा दे रहे हैं, ये समझ लीजिए 2 4 साल बाद जब आपकी शादी ब्याह हो जाएगा उसके बाद आपको पता चलेगी कि हाँ, जो पिताजी कहते थे कि बेटा तैयारी कर ले, आज कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ रहे हैं, समझे। तो साथियों उनकी ये समझिए, उनकी क्या है कि आपसे जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। तो चलिए साथी, पिछले सेशन में हम लोग अधिकारों के सिद्धांतों पर बात कर रहे थे। हम लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर चर्चा कर ली। उसके बाद हम लोग कानूनी अधिकारों के सिद्धांत हमने कल चर्चा करी उस पर, है ना। आज हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। तो हम लोग, यदि मैं आपको कल का 2 मिनट में रिवीजन करा दूं कल के टॉपिक का, तो आपको कोई दिक्कत? कि ना गुरु जी, फिर तो और अच्छी बात है। हमें कहा है, हमें तो जो मैं पढ़ रखा है उस पर जो थोड़ी सी जंग लग गई है वो गुरु जी आप बता दो, दिमाग में हमारी एकदम आ जाएगी कोई बात है। ए भैया, गुरु जी तो बात बढ़िया कहते हैं। जब गुरु जी बात बढ़िया कहते तो भैया बढ़िया करके समझ ले करो, ठीक। तो समझिए, मैंने आपको कल बताया था कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के बारे में। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो वेंथम माने जाते हैं। वेंथम को कानूनी अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है। इसके समर्थक कौन कौन है? तो मैंने आपको बताया था हॉब्स और कौन, हॉब्स और आपके ऑस्टिन इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। यानी कि जो वेंथम के विचार थे, वेंथम के विचारों को आगे ले जाने वाले कौन थे? हॉब्स थे। और इन विचारों को चरम सीमा पर पहुंचाने वाले कौन थे? तो ऑस्टिन थे। इसलिए कानूनी अधिकारों का सिद्धांत जो है वो ऑस्टिन के नाम के साथ ही जुड़ गया है। मैंने आपको बताया कि ये जो कानूनी अधिकारों के सिद्धांत है यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का उल्टा है, यानी कि उसके विरोध स्वरूप है। कैसे? कि जहाँ प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार जो है, अधिकार प्रकृति की देन है, कि ये जो अधिकार दिए हैं हमें प्रकृति ने दिए हैं। वहीं कानूनी अधिकारों के सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार हैं वो राज्य की देन है, यानी कि राज्य ने कानून बना करके हमको क्या दिए हैं? अधिकार दिए हैं। और जो राज्य कानून बना करके आपको अधिकार देता है वे अधिकार जब तक ही मान्य होते हैं तब तक न्यायालय उसको मान्यता देता है। जैसे ही न्यायालय उनकी मान्यता को रद्द करता है वे अधिकार नहीं रह जाते, वे अधिकार नहीं रह जाते साथियों। यह सिद्धांत मानता है कि जो हमारे
अधिकार हैं, अधिकार जो थे वो राज्य के उदय के पूर्व व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था, यानी कि राज्य के उदय के पश्चात ही व्यक्ति को अधिकार मिले हैं। मैंने आपको बताया था, वही मैंने आपको बताया था कि जो बेंथम थे हमारे, बेंथम को प्रकृति नाम से चिढ़ थी, इसीलिए बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को क्या बताया था, सरासर झूठा, बकवास, बेतुका और प्रसादपूर्ण भ्रम बताया था। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो हमारे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत था, इसके आधार पर, इस पर आधारित दो क्रांतियां हुई थी हमारी। एक थी हमारी कौन सी, अमेरिकी क्रांति, दूसरी थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, ये सब बातें हमारी हुई होंगी और आप लोग अपने नोट्स में देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो रिवीजन कराने का मोटिव था वो 2 या 2.5 मिनट में मैं आपको रिवीजन करा सकूं। मैं आपको पुनः दोबारा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रिवीजन करा दूंगा 2 मिनट में, वही बात है आपकी खोपड़ी में एकदम चिपक जाएंगी। क्या हमें मेन कोर बातों पर ध्यान देना है कि गुरुजी कोर बातें कौन कौन सी हैं, तो गुरुजी की कोर बातें ये हैं भैया, ये बात समझ लो, सब बात तुम्हारे समझ में आएगी, समझे। तो चलिए आज का टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। साथियों, मैंने तमाम टीचर देखे यूट्यूब पे भी और पेड कोर्स में पढ़ाने वाले, क्या करते हैं, लाते हैं पीपीटी पीडीएफ लाते हैं और भैया बोलते चले जाते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक लॉक हैं, बेंथम हैं, समर्थक ये हैं, क्या कहता है, सब कहते चले जाते हैं। और ऐसा नहीं, 3-3 4-4 पेज में कोई चीज़ लिख करके लाते हैं और वो चीज़ हमारी खोपड़ी में मतलब जाती ही नहीं भाई साहब, समझ में ना आती। कभी तुम 3-4 किताब पढ़ लो लेकिन समझ में नहीं आएगी। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपने पढ़ाने का अलग अलग अंदाज होता है साथियों। मेरे पास तमाम कमेंट आती है, गुरुजी आप ऐसा पढ़ाते हैं जैसा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ऐसा, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो भाई मेहनत कीजिए, हमारे साथ मेहनत कीजिए और हमको अप्रिशिएट कीजिए कमेंट करके कि हाँ सर आप पढ़ाते रहिए कंटिन्यू, हम आपसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, हम भी ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार हैं। तो आप भी समर्थन कीजिए, जैसा हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी थोड़ा सा, आपको क्या करना, बस थोड़ी सी वीडियो शेयर करनी है, दूसरे अपने भाई तक पहुंचानी है और अपने स्टेटस पर लगा लिया करो। कोई दिक्कत आ रही है, कोई बताइए, कोई दिक्कत नहीं है साथी। तो ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत जो है साथियों, इस सिद्धांत को हम रूढ़िवादी अधिकारों के सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के यदि प्रतिपादक की बात करी जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो अनुदारवादी एक विचारक हैं जिनका नाम है एडमंड बर्क। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो एडमंड बर्क को इस सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है। यदि इस सिद्धांत के समर्थकों की बात करी जाए मेरे साथी, तो समर्थक कौन है, जैसे मैकाइवर हैं, बर्गेस हैं, हेनरी मैन हैं, सिविगनी है, सिविगनी। तो समर्थक कौन है, मैकाइवर हैं, बर्गेस हैं, है ना, हेनरी मैन हैं, सिविगनी हैं। तो इस सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। प्रतिपादक कौन है, तो एडमंड बर्क माने जाते हैं सिद्धांत के प्रतिपादक। ये जो सिद्धांत है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, यह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया, यानी कि उन दोनों का विरोध करता होगा कहीं ना कहीं, है। तो गुरुजी बिल्कुल सही बात है आपकी। तो वो कैसे, तो भैया ये सिद्धांत कहता क्या है फिर, भाई गुरुजी आपने बताया कि ये सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकारों के सिद्धांत, इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया, विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। तो ये कहता क्या है फिर, तो ये कुछ ऐसा कहता होगा जो उन दोनों में नहीं कहा गया होगा, या फिर उन दोनों का विरोध करता है, कुछ ऐसी बात कहता होगा ये। तो हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात कहता है ये सिद्धांत कहता है साथियों कि जो हमारे अधिकार हैं, अधिकार जो मिले हैं, यानी कि ऐतिहासिक अधिकारों सिद्धांत के अनुसार जो अधिकार हैं,
अधिकार ना तो प्रकृति की देन है, सुनते रहिए साथियों, अधिकार ना तो प्रकृति की देन है, ना ही अधिकार राज्य की देन है, बल्कि अधिकार किसकी देन, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। मेरी बात क्लियर समझ में आई कि ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि अधिकार ना तो प्रकृति की देन है, ना ही अधिकार राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है साथियों। बल्कि अधिकार किसकी देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। मेरी बात क्लियर समझ में आई आपको? तो ये सिद्धांत मानता है कि ना तो अधिकार प्रकृति की देन है, जैसा कि प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में बताया गया है ना, और ना ही अधिकार राज्य की देन है, जैसा कि कानूनी अधिकार में बताया, कानूनी अधिकार सिद्धांत में बताया गया, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। इसका मतलब इन दोनों का विरोध करता है। तो मैंने साथियों यही बात तो आपको बताई कि ये सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और कानूनी अधिकार सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में है। तो ये सिद्धांत क्या मानता है साथियों, 2 लाइन की बात है, ध्यान रखिएगा। ये सिद्धांत मानता है कि ना तो, यानी कि जो अधिकार हैं, अधिकार ना तो प्रकृति की देन है, ना ही अधिकार राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। खत्म कहानी। 2 लाइन में याद हो जाएगा, है ना। तो एडमंड बर्क जो है हमारे, एडमंड बर्क क्या मानते हैं साथी मेरे, एडमंड बर्क मानते हैं कि ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज और परंपरा पर आधारित नहीं होते, उन्हें हम अधिकार की संज्ञा नहीं दे सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अधिकार, जिन अधिकारों में रीति रिवाज और परंपराएं संलग्न होती हैं, हम उन्हें ही केवल अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। तो बर्क साहब यही तो कहना चाहते हैं कि ऐसे अधिकार जिनमें रीति रिवाज और परंपराएं, प्रथाएं संलग्न नहीं होती, उन्हें हम अधिकारों की श्रेणी में नहीं कह सकते, अधिकार उन्हें नहीं कह सकते। तो बर्क यही कहना चाहते हैं कि अधिकार, जो अधिकार, यानी कि जिन अधिकारों में रीति रिवाज और परंपराएं नहीं होती, वे हमारे अधिकारों की श्रेणी में नहीं होते। ये हमारे कौन कहते हैं, ये बर्क कहते हैं। तो बर्क ये कहना चाह रहे हैं कि वे अधिकार, जिन अधिकारों में रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, हम उन्हें ही केवल अधिकारों की संज्ञा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बर्क ये मानते हैं कि जो रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, उनसे लोग परिचित होते हैं, लोग उनसे क्या होते हैं, बखूबी परिचित होते हैं। इसलिए बर्क ने यही बात तो कही, यही इसलिए तो बर्क ने कहा कि वे अधिकार जिनमें रीति रिवाज और परंपराएं नहीं होती, हम उन्हें अधिकारों की संज्ञा नहीं दे सकते। तो इसका मतलब बर्क रीति रिवाज और परंपराओं का समर्थन करते हैं। समझे मेरी बात? तो बर्क ने साथियों एक क्रांति हुई, कौन सी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जो कब हुई, 1688 में हुई है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का उदाहरण देते हुए कहा कि गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड के लोगों के लिए जो अधिकार प्राप्त हुए, उन अधिकारों से इंग्लैंड की जनता भली भांति परिचित थी। मैंने आपको बताया कि बर्क ने, एडमंड बर्क ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड के निवासी, इंग्लैंड के लोगों के लिए जो अधिकार मिले, उन अधिकारों से इंग्लैंड की जनता भली भांति परिचित थी। वहीं फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करते हुए कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो अधिकार फ्रांस के नागरिकों को मिले, उन अधिकारों से फ्रांस की जनता परिचित नहीं थी, अपरिचित थी। इसीलिए बर्क ने कहा, इसलिए साथियों बर्क का एक कथन है, खूबसूरत था। वो कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार अमूर्त अधिकार हैं। मतलब जनता उन्हें नहीं जानती, जनता उन्हें नहीं देख सकती।
तो बर्क ने यही तो कहा। बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करते हुए क्या कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो अधिकार फ्रांस की जनता को मिले, उन अधिकारों से फ्रांस की जनता परिचित नहीं थी, यह परिचित थी। इसलिए ये हमारे बर्क का एक कथन है खूबसूरत सा। क्या कथन है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार अमूर्त अधिकार थे। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति में अधिकार आपको दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का अधिकार, वे अधिकार क्या हैं? अमूर्त अधिकार थे। उन्हें लोग नहीं जानते थे, उन्हें लोग नहीं देख सकते, समझे? तो वे अधिकार कैसे थे? अमूर्त अधिकार माने जाते थे। समझ रहे हैं मेरी बात आप? आगे चल करके मेरे साथी बर्क के विचारों की क्या हुई? आलोचनाएं हुई, कड़ी आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने कहा कि प्रत्येक हम किसी जितनी भी ये परंपराएं, प्रथाएं होती हैं, हम प्रत्येक परंपरा को, यानी कि हर परंपरा को अधिकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते। प्रत्येक परंपरा को, रीति रिवाजों को हम अधिकार नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ परंपराएं अच्छी होती हैं, कुछ परंपराएं क्या होती हैं? बुरी होती हैं। जैसे भारत में कि अरे भारत की बात करी जाए, जैसे भारत में पहले सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, दास प्रथा थी, है ना? ये तमाम कुप्रथाएं प्रचलित थी। लेकिन आज हम इन परंपराओं, प्रथाओं को अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि ये अच्छी नहीं थी। यही तो आलोचकों ने कहा कि कुछ प्रथाएं अच्छी थीं, कुछ प्रथाएं बुरी थीं। सभी प्रथाओं को हम अधिकार कह दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ प्रथाएं अच्छी होती हैं, कुछ प्रथाएं बुरी होती हैं। जैसे भारत में तमाम प्रकार की कुप्रथाएं मौजूद थीं, जिन्हें हम आज अधिकार नहीं कह सकते। तो बर्क के विचारों की कहीं ना कहीं आलोचनाएं भी हुई साथियों, ठीक है? तो ये बात आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है भाई? ये बात आप लोग लिखें। चलिए, लिखिए जरा। ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत में लिखें, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत को रूढ़िवादी अधिकारों का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत भी कहा जाता है। तो रूढ़िवादी अधिकारों सिद्धांत भी इसको कहते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लिखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक अनुदारवादी विचारक एडमंड बर्क माने जाते हैं। एडमंड बर्क माने जाते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? इस सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है भाई? इस सिद्धांत के समर्थक जैसे मैकाइवर हैं, बर्गेस हैं, हेनरी मैन हैं, सिबिग्नी हैं। लिखिए, जैसे मैकाइवर हैं, बर्गेस हैं,
बर्गेस हैं, हेनरी मैन हैं, हेनरी मैन हैं, हेनरी मैन हैं, हेनरी मैन के बाद सिविगनी हैं, सिविगनी हैं। इस सिद्धांत के समर्थक मैकाइवर, बर्गेस, हेनरी, सिविगनी आदि माने जाते हैं, आदि माने जाते हैं। तो आपको क्या पता चल गई? प्रतिपादक पता चल गई, इस सिद्धांत के समर्थक पता चल गई। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिद्धांत ऐतिहासिक अधिकारों सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो एडमंड बर्क हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं, तो एक कोई और दे रखा होगा, 3 इसके ही होंगे, है ना। नहीं है का मतलब है 3 इसके होंगे, एक कोई और होगा। जैसे लॉक दे दिया, लॉक का है प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत के समर्थक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। हम साथियों, हम ऐसी तैयारी कराना चाहते हैं, ऐसी तैयारी कराना चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथी हैं, आप लोग याद करोगे कि हाँ गुरुजी ने कुछ पढ़ाया हमें, गुरुजी ने जो पढ़ाया भाई साहब दिमाग में एकदम छप गो हमारे, तो है गुरुजी ने एकदम जो पढ़ाओ हमारे दिमाग में छप गो। तो ऐसी आप लोग ध्यान दोगे हमारी बातों पे। ये ना समझे गुरुजी तो गाँव की भाषा बोलने, भैया भारत गाँव में ही निवास करता है। आप भी किसी न किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, आपकी क्षेत्र की भाषा भी कुछ ऐसी होगी अटपटांग सी, है ना। लेकिन हमें उस चीज़ पर नहीं जाना है, हमें जाना है कॉन्सेप्ट पे कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे गुरुजी एकदम दिमाग में चिपक रहा जी। तो उस पर हम ध्यान देंगे। अगर लिखें ये ऐतिहासिक अधिकारों सिद्धांत जो है, लिखिए ऐतिहासिक अधिकारों ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एवं कानूनी अधिकारों के सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। बात क्लियर पता चल गई। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार, ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार, ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार अधिकार न तो प्रकृति की देन है, न तो प्रकृति की देन है, और न ही राज्य की देन है, राज्य की देन है, बल्कि अधिकार इतिहास की देन है। बल्कि अधिकार किसकी देन है? इतिहास की देन है ना। बल्कि अधिकार किसकी देन है? तो इतिहास की देन है। बर्क के अनुसार, बर्क क्या मानते हैं साथियों? बर्क मानते हैं, लिखिए, वर्क के अनुसार
वर्ग के अनुसार, वर्ग के अनुसार ऐसे अधिकार, ऐसे अधिकार जो रीति रिवाज और परंपराओं रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित नहीं होते, उन्हें अधिकार की संज्ञा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि जो हमारे बर्क हैं, एडमंड बर्क, उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकार जिनमें रीति रिवाज नहीं होते, रीति रिवाज संलग्न सम्मिलित नहीं होते, ऐसे अधिकार जिनमें रीति रिवाज सम्मिलित नहीं होते, उन अधिकारों को हम अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकते। यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे अधिकार जिनमें रीति रिवाज समाहित होते हैं, केवल हम उन्हें ही अधिकार की संज्ञा दे सकते हैं, अन्यथा किसी को हम अधिकार की संज्ञा नहीं दे सकते। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है बात भाई। इंग्लैंड ने गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हुए क्या कहा, लिखिए साथियों। बर्क ने इंग्लैंड की, बर्क ने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हुए कहा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात इंग्लैंड के नागरिकों को जो अधिकार मिले उनसे इंग्लैंड की जनता परिचित थी। वहीं फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करते हुए बर्क ने कहा कि तो वहीं फ्रांसीसी क्रांति का विरोध करते हुए बर्क ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस की जनता को जो अधिकार मिले उन अधिकारों से फ्रांस की जनता अपरिचित
थी। तो उनसे क्या थी, फ्रांस की जनता कैसी थी, अपरिचित थी। इसलिए उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध भी किया, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों को जो अधिकार मिले उनसे क्या थी, अपरिचित थी वहाँ की जनता। आगे चल करके बर्क ने एक कथन कहा। बर्क क्या कहते हैं, बर्क कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार अमूर्त अधिकार हैं। लिखिए, वर्ग का कथन है। यहाँ नीचे हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो आप यहाँ लिख लिए। लिखना आपको नीचे ही है, लेकिन मेरे यहाँ बोर्ड पर जगह ऊपर है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। लिखिए, वर्ग का कथन है, वर्ग का कथन है। वर्ग क्या कहते हैं, वर्ग ने कहा, वर्ग कहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार अमूर्त अधिकार हैं। कैसे अधिकार हैं, अमूर्त यानी कि फ्रांस की जनता इनसे परिचित नहीं थी, अपरिचित थी। इन्हें नहीं देखा जा सकता, इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, है ना भाई। तो अमूर्त अधिकार हैं। कैसे हैं, अमूर्त अधिकार हैं, यानी कि फ्रांस की जनता इनसे कैसी थी, अपरिचित थी, इनको नहीं देखा वहाँ की जनता ने। तो फ्रांसीसी क्रांति द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, समानता और बद्धता के अधिकार कैसे हैं, अमूर्त अधिकार हैं। किसने कहा, तो वर्ग का कथन है ये किसने कहा, वर्ग ने कहा। आगे चलकर साथियों, वर्ग के इन विचारों की आलोचनाएं भी हुई। ये रफ कर दें हम लोग, उसके बाद आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, चलिए रफ करते हैं हम। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, एक एक शब्द मैंने लिखता हुआ जाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बेहतरीन से आपको समझ में आ जाए। साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, हमारे जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनका कुछ क्या हो जाए, फ़ायदा हो जाए, और उनके जो वो तैयारी कर रहे हैं उनको टॉपिक समझने में कठिनाई ना हो। वो एक बार क्लास हमारी देख लें, उसके बाद आप कोई भी किताब पढ़िएगा, कोई भी कुछ भी पढ़िएगा, कोई भी नोट्स पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो दिक्कत आने वाली आपको नहीं है भाई। केवल आप एक बार क्लास देख लें, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, उसके बाद आप कुछ भी करें, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा दें, आपकी तैयारी एक नंबर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए इसमें लिखें आप लोग, आगे चलकर वर्ग के ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचनाएं हुई। क्या हुई, आलोचनाएं हुई। आलोचकों ने क्या कहा साथियों, आलोचकों ने कहा कि हर परंपरा एवं रीति रिवाज को, लिखिए, आलोचकों ने कहा कि हर परंपरा एवं रीति रिवाज को
परंपरा एवं रीति रिवाज को अधिकारों की संज्ञा नहीं दी जा सकती क्योंकि कुछ परंपराएं अच्छी होती हैं और कुछ परंपराएं बुरी होती हैं। जैसे भारत में सती प्रथा, दास प्रथा, बलि प्रथा, है ना, बलि प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुप्रथाएं प्रचलित थी। ये सभी कुप्रथाएं क्या थी? प्रचलित थी। इन्हें आज अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन्हें आज अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जा सकता। तो इन्हें आज अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इतनी बात आपको साथियों समझ में आई होगी। आप लोग जरा इसे उतारिए जरा। उतर गया होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। साथियों अगर मैं इसी में दूसरा टॉपिक जोड़ दूँ तो कहीं ना कहीं हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो आप दिक्कत हो सकती है देखने में। तो लगभग 40 मिनट का राउंड अपनी क्लास हो चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं बताऊँ मैं अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊँ। अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे नैतिक या फिर आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांत पर। नैतिक अधिकारों के सिद्धांत या फिर आदर्शवादी अधिकारों के सिद्धांत। ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर क्लास समझ में आई होगी। तो साथियों आप लोग क्लास कैसी लगती है आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से मुझको बता सकते हैं कि सर आप लोग क्लास से मुझे कितना हेल्प हो रही है। तो चलिए साथियों जब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।